आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग JFWCE के लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट सेशन में बने रहिएगा सो दैट एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टोटल 30 डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण है उसको हम सबसे पहले रखे हैं और फिर अकॉर्डिंग टू दी वेटेज क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस नियम के अनुसार, किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का साइंस है वहां पर आपका एक लॉ है जिसका नाम है क्या, आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये क्या कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग मास को क्या है ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में ये जो मास है ये क्या होती है, आपकी कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। यानी कि इसका हम लोग क्रिएशन, यानी कि इसको हम लोग बना नहीं सकते और ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये किस नियम के तहत है? तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग है। तो आप देख पाएंगे कि आपका जो साइंस का पोर्शन है JFWC में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। तो क्लास 9th एंड 10th इन दोनों क्लास का जो जितने भी चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, उसको आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा तो आप आसानी से जो है आपको मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन जो है आपका शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। यानी किस विटामिन बॉडी को जो है, बॉडी को कैल्शियम क्या करना रहता है, ऑब्जर्व करना रहता है। तो किस विटामिन के हेल्प से बॉडी कैल्शियम को अवशोषित करता है? विटामिन बी, ए, सी या डी? तो आपका जो विटामिन सी है, विटामिन सी क्या करता है, बॉडी को कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी आपका क्लास 9th का जो आपका रोग वाला चैप्टर है, मानव रोग वाला, आई थिंक इस टाइप का एक चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। और ये प्रीवियस ईयर में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में एसएससी का ये पूछा भी जा चुका है। अगर आप JFWC का नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य स्थल है? यानी राइबोसोम क्या काम करता है? पहले आपको पता होनी चाहिए कि राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम क्या है? कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग। सेल वाला चैप्टर जब आप लोगों को पढ़ाए थे तो वहां पर डिटेल्स में एक एक कोशिकांग के बारे में बात किए थे। वो नोट्स आपका अवेलेबल होगा यहाँ पर एप्लीकेशन में। सेल वाला चैप्टर में आप जाइएगा, हर एक कोशिकांग का काम वहां पर बहुत ही डिटेल्ड वे में बताया गया है कि हर एक कोशिकांग का क्या काम है। तो राइबोसोम का जो काम है वो क्या? प्रोटीन का संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है? तो आपका राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और यहाँ पर क्या होती है कि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि राइबोसोम हो सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के काम में आता हो, वसा संश्लेषण के काम में आते हो। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप कि राइबोसोम किसके लिए है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए है। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज होइएगा आप जब इसको आप एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन अगर आपको दिख जाएगा, बट उस कंफ्यूजन को अभी आपको दूर कर लेना है। यह पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश तरंग है, लाइट वेव है, ये किस प्रकार की तरंग होती है? तो आप सभी को पता है कि जो प्रकाश तरंग है ये ड्यूअल नेचर शो करती है। क्या शो करती है? ड्यूअल नेचर। और यहीं से सारा जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो बहुत कोई इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहा होगा ऑप्शन नंबर सी कि अनुप्रस्थ और अनिर्धारित ये दो अलग फंडा है और ड्यूअल नेचर एक अलग फंडा है। तो अनुप्रस्थ तरंग अगर पूछा जाए कि किस प्रकार की तरंग है तो ये हमेशा कैसा है? ट्रांसवर्स वेव है। कौन सा वेव है? आपका ट्रांसवर्स वेव है। तो ये आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग हो जाएगा? प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। बट प्रकाश दोनों ड्यूअल नेचर का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 आपका फिर क्लास 9 से ही ये क्वेश्चन है कि गतिमान बस में, कोई बस मूविंग में है और गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। हम लोग सभी इस चीज को फील किए कि आप बस में बैठे हुए हैं और बस क्या मूव कर रहा है और अचानक अगर बस में ब्रेक लगा दिया जाता है, अगर आप जो भी सीट में बैठे हुए हैं तो थोड़ा आप आगे की तरफ चले जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? यानी न्यूटन के गति के किस नियम से इसकी व्याख्या किया जा सकता है? तो न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिया गया? 3 नियम दिया गया। और न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से जानते हैं। किस नाम से? जड़त्व के नाम से।
और न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु अगर वो गतिमान अवस्था में है तो वो क्या चाहेगा कि गति में ही रहे, और किसी भी वस्तु कोई भी वस्तु अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो टेंडेंसी क्या रखेगा कि वो स्थिर में ही रहे, दोनों ही चीज का विरोध करेगा, जिसके कारण यहाँ पर आप क्या आगे की ओर चले जाते हैं। और ये है आपका न्यूटन के पहले नियम के अकॉर्डिंग। दूसरे नियम से हम लोगों का न्यूटन का क्या प्राप्त होता है, बल की परिभाषा जो है आपका न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोगों को प्राप्त होता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया, क्या होगा, क्रिया किसके बराबर होगा, प्रतिक्रिया के बराबर होगा, बट विपरीत दिशा में होगा, साइन जो है उसका अलग होगा। तो क्रिया क्या होती है आपका, एक्शन रिएक्शन के बराबर होती है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। तो तीनों नियम आपको समझ में आ गया। न्यूटन का दूसरा नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज को याद रखिएगा। 25 आपसे पूछा जा रहा है कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपका एग्जाम हॉल में। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आप सभी सोच रहे होंगे कि कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होगा, तो सबको ये सोचेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या करता होगा, वसा के पाचन में हेल्प करता होगा, बट इसका आंसर होगा आपका पित्त रस। पित्त रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कर लीजिएगा कि जो वसा के पाचन में कौन हेल्प करता है, आपका पित्त रस या अग्नाशय रस जो है ये वसा के पाचन में हेल्प करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा जीव जो है त्वचा से सांस लेता है। जैसे हम लोगों का श्वास लेने के लिए पूरा का पूरा जो श्वसन तंत्र है, और हम लोग क्या अपना त्वचा से सांस तो लेते नहीं है, बट एक जीव है जो क्या करता है, त्वचा से सांस लेता है। तो इसका आंसर आप अगर आपको नहीं भी पता होगा तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे कि मनुष्य हो गया तो हम लोग तो आंसर नहीं होंगे, बंदर भी नहीं होगा, सांप भी नहीं होगा, तो केचुआ होगा। तो एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा उसमें भी। एलिमिनेशन टेक्निक एमसीक्यू जब भी आप डील करें तो वहां पर बहुत सारा जब जो जो क्वेश्चन बन जाएगा वो तो आप बना लीजिएगा, बट बाकी जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वहाँ सबसे पहला जो मेथड इस्तेमाल कीजिएगा वो है आपका एलिमिनेशन टेक्निक का। नेक्स्ट आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट आप दो ऑप्शन छांटने की कोशिश कीजिएगा चार में से, फिर वहां पर आपका 50-50 क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेगा। तो ये सारे टेक्निक भी आपको लगाना होगा, जितना सही बनता है ठीक है, बाकी कुछ में आपको रिस्क लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो साउंड की स्पीड है वो किस माध्यम में सबसे ज्यादा होता है, कि ठोस में होती है, कि तरल में होती है, कि गैस में होती है, कि निर्वात में होती है। तो ये क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्या होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट आपको याद रखना चाहिए कि जो साउंड का स्पीड मैक्सिमम आपका सॉलिड में होता है। किस में होता है, सॉलिड में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो आपका कितना होगा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा कि जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, विद्युत मोटर, ये किस सिद्धांत पर काम करती है। ये भी आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी में आपका चैप्टर मिल जाएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। वहां पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। तो विद्युत मोटर आपका चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर काम करता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि लाल रंग का प्रयोग जो है आपका खतरे के संकेत के लिए क्यों किया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि जो रेलवे में जब हम लोग जाते हैं तो ग्रीन लाइन मतलब जाना होता है और रेड लाइट मतलब रुकना होता है। साथ ही साथ जो खतरा, डेंजर का निशानी के लिए भी कौन सा लाइट का यूज किया जाता है, लाल रंग का। किसका यूज होता है, लाल कलर का इस्तेमाल होती है, रेड कलर का इस्तेमाल होती है। उसके पीछे का कारण आपसे पूछा जा रहा है कि हम लोग रेड कलर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण हम लोग लाल रंग का प्रयोग खतरे के संकेत के लिए करते हैं, ताकि हम लोगों को दूर से ही दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फahrenheit दोनों जो होती है आपका समान होती है। तो सेल्सियस में हम लोग डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, बट फahrenheit में हम लोग डिग्री फahrenheit नहीं लिखते हैं, सिर्फ एफ का साइन देते हैं। और वो किस तापमान पर दोनों बराबर होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि 40 डिग्री पर, कितना पर, 40 डिग्री पर दोनों का जो तापमान है वो आपका इक्वल होता है, चाहे सेल्सियस हो चाहे आपका फahrenheit हो। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, कि पानी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होती है। तो पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होती है, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है, इसमें H2O होता है आपका।
सोडियम का प्रतीक क्या है? तो सोडियम का प्रतीक आपका क्या है? सोडियम, एन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक दो क्वेश्चन, इसलिए इसको डाला गया है। ये मत सोचिएगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इस टाइप के भी क्वेश्चन दिया जाता है। इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपका रहेगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पीतल का मुख्य घटक क्या है? तो ये जो मिश्र धातु वाला कॉन्सेप्ट है, एलॉय वाला कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके रखिएगा। और ये दोनों का ही नोट्स, पूरा का पूरा जो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉयड्स वाला नोट्स है, ये हम जो है आपके एप्लीकेशन में डाल के रखे हैं। पूरा कोर्स में आपको मिल जाएगा वो, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉय वाला। तो पीतल जो है, इसका मुख्य घटक क्या है? पीतल बनाने के लिए हम लोग तांबा और जस्ता का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? तांबा और जस्ता, यानी कि कॉपर और जिंक मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? जो एसिड रेन होने के पीछे के कारण। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में, रेलवे में, यहाँ तक कि जेएसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, कि अम्ल वर्षा के पीछे कौन कौन सा दो गैस जो है आपका जिम्मेवार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि गैसों को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी गैस टू हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संघनन, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कंडेंसेशन। जब गैस टू लिक्विड होगा तो वो कहलाएगा संघनन, कंडेंसेशन। और जब हम लोग लिक्विड से गैस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किसमें? लिक्विड टू गैस, तो वो वेपोराइजेशन, वो क्या हो जाएगा आपका? वाष्पीकरण होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण। तो दोनों याद रखेगा यहीं से कि अगर हम लोग गैस से लिक्विड में कर रहे हैं तो संघनन की प्रक्रिया है, लिक्विड से अगर गैस कर रहे हैं तो वो हो गया आपका वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? आपका यकृत। यकृत, तो यकृत जो है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 12 आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होती है, ऑक्सीजन की फ्लो किसके द्वारा होती है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। और अगर हम लोग रेड ब्लड सेल की बात करें तो रेड ब्लड सेल की टाइम पीरियड कितना होता है? 120 दिन ये जीवित रहता है। कितना दिन? 120 दिन। और ये रेड ब्लड सेल का रंग लाल होती है। क्या होती है? रंग लाल। किसके कारण क्यों लाल होती है? ये आपके हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट के कारण ही रेड ब्लड सेल की जो रंग होती है वो क्या होती है? आपका लाल होती है। ये समझ में आ गया आपको? ये जो प्लेटलेट्स है ये थक्का जमाने में हेल्प करता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है? तो अगर हम लोग बात करें अपना जो पाचन क्रिया होती है भोजन लेने के बाद, पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र है, उनमें से किस अंग में मेनली पूरा का पूरा पाचन होती है? तो वो हो गया आपका छोटी आंत। कौन सा हो गया आपका? छोटी आंत में ही मेनली सारा पाचन क्रिया होती है। बाकी सारा उसको हेल्प करती है, बट मैक्सिमम काम किसके द्वारा किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। 14 आपसे पूछा जा रहा है कि डीएनए की जो डीहेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीहेलिक्स संरचना है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? यहां से आपको पता चल रहा है कि डीएनए की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है? डीहेलिक्स संरचना पाया जाता है। पूछा जा रहा है आपसे कि इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी खोज आपका वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन सूरज के प्रकाश से बनता है? बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी हम लोग कहाँ से प्राप्त होती है? सूरज के प्रकाश से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। विटामिन डी के कारण कौन सा बीमारी हो जाती है? विटामिन डी की कमी होगा तो रिकेटस नामक बीमारी होती है। कौन सा बीमारी आपका? रिकेटस नामक। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होती है? बेरीबेरी। कौन सा हो जाएगा आपका? बेरीबेरी आपका विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से कौन सा हो जाएगा आपका? स्कर्वी। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा आपका? रोतंधी। कौन सा होगा? रोतंधी होगा आपका। ये सारा विटामिन के कमी के कारण होने वाले रोग है और बहुत ही आसान आसान सा है, आपको याद होना चाहिए सारा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस, कौन सा गैस आपका? ग्रीन हाउस गैस में से कौन सा गैस जो है आपका प्रमुख है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जस्ट मिनट। ग्रीन हाउस गैस के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका प्रमुख है। CO2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत की क्षरण किससे होती है? हम लोग जानते हैं कि ओजोन परत जो है सूरज से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। और ओजोन, ये जो ओजोन लेयर है, अगर ये नष्ट हो जाएगा तो पृथ्वी में जो है बहुत सारे लोगों को कैंसर की बीमारी, त्वचा संबंधित बीमारी होने लगेगा और मानव सभ्यता या पूरा का पूरा जो जैविक सभ्यता है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। तो किसके कारण सबसे ज्यादा क्षरण होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग CFC के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका? क्लोरो
फ्लोरोकार्बन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा जैवमंडल घटक कौन सा है। तो अगर पूरा का पूरा हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की बात करें तो जैवमंडल का सबसे बड़ा घटक कौन है आपका, उत्पादक, प्रोड्यूसर। अगर उत्पादक ही नहीं होगा तो पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो खत्म हो जाएगा, फिर बाकी का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। जो एसिड कोई मृदा है, सॉयल है, जो क्या है एसिडिक इन नेचर है, उसको हमको उपजाऊ बनाना है तो उसमें हम लोग क्या मिला देंगे, तो उसमें हम लोग चूना मिला देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आखिर हम लोग वृक्षारोपण क्यों करते हैं। तो पहला तो लकड़ी के उत्पादन के लिए हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, सेकंड इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए, और थर्ड बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। यानी कि इन सभी कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि सूरज का मुख्य घटक क्या है। सूरज एनर्जी का मेन सोर्स है पूरा ऑल ओवर हम लोगों का जो सोलर सिस्टम है, इसका मुख्य घटक क्या है सूरज का। तो सूरज का जो मुख्य घटक है वो क्या आपका हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है तो उसमें विखंडन होता है, क्या होता है आपका, विखंडन होता है। विखंडन में टूटता है और संलयन में क्या होगा, जुड़ेगा। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो विखंडन के कारण ही जनरेट होती है। 23 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। किसका यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। रिलीज कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से टोटल 30 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर आप जेएफडब्ल्यूसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो आप बैच को एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से, एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। और इसी प्रकार के सेशन आपके डेली बेसिस पर लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए लाइव सेशन लाया जाएगा और इसके लिए टाइमिंग जो है एक फिक्स करना हो, या तो सुबह के टाइम में या तो शाम के टाइम में। क्योंकि बीच में मेरा अपना जो है जॉब रहता है, उस टाइम हम नहीं कर सकते। या तो आपका 6 बजे के बाद में या 9 बजे से पहले, तो वहां पर हम लोग लाइव क्लासेस कर सकते हैं। तो लाइव के लिए कौन सा टाइम सही रहेगा, ये टाइम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर हर एक सब्जेक्ट का, जेएफडब्ल्यूसी के लिए झारखंड जीके का, साइंस का, इन दोनों का जो है आपका जनरल स्टडीज, ये तीनों का क्लासेस आपका लाइव बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर लिया जाएगा। तो ये फीडबैक आप लोगों की तरफ से चाहिए। और बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आप सभी को एग्जाम नैनो में हार्दिक स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग साइंस का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डील करेंगे। और साइंस का जो पोर्शन है आपका जेएफडब्ल्यूसी एग्जाम में, अगर हम लोग बात करें तो साइंस से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 20 क्वेश्चन यानी कि आपका साइंस का एक एक सेट, हम लोग अगर बात करें कि जब तक एग्जाम होगा तब तक लगभग लगभग 1000 साइंस का क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे आपको। और साथ ही साथ झारखंड जीके का क्लासेस आपका चल रही है। तो साइंस का जो आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एग्जाम में, एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्क्स भी आपका कटेगा, -1 मार्क्स। तो 60 मार्क्स का वेटेज आपको साइंस में देखने को मिलेगा। तो साइंस सेक्शन को बेहतर करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय जो है वो है कि आप पहले थ्योरी पोर्शन को पढ़िए, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, और कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उससे बेस्ट आप एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज का सेशन का कि डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि डॉल्फिन किस प्रकार का जीव है। तो डॉल्फिन एक जलीय जीव है। किस प्रकार का जीव है, जलीय जीव। तो डॉल्फिन जलीय जीव होने के साथ साथ पूछा जा रहा है आपसे कि वो किस कैटेगरी में वर्गीकृत करेंगे उसको हम लोग, मत्स्य कैटेगरी में, कि उभयचर में, सरीसृप में, कि स्तनधारी में। तो डॉल्फिन एक जलीय जीव है और स्तनपायी जीव है। तो क्या याद रखना है कि स्तनधारी में जो है आपका कैटेगराइज होगा, स्तनधारी जलीय जीव है क्या, डॉल्फिन। डॉल्फिन से संबंधित और एक डाटा आप याद रखिएगा कि इंडिया का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो भी कौन है, आपका डॉल्फिन ही है। कौन सा डॉल्फिन, डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन। गंगा में पाए जाने वाला डॉल्फिन जो है, उस डॉल्फिन को हम लोग राष्ट्रीय जल जीव है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव के कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव का नाम क्या है, तो गंगा डॉल्फिन है।
तो गंगा डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन का बहुत सारा कैटेगरी है, बट स्पेसिफिकली रूप से गंगा डॉल्फिन को ही हम लोग अपना राष्ट्रीय जल जीव मानते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये बायोलॉजी से है, इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे कि मीठी चीनी कौन सा है। इसमें आपका टोटल चार शुगर का नाम है, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज। तो इनमें से सबसे जो मीठी चीनी है वो कौन सा है, वो आपका फ्रुक्टोज है। और फ्रुक्टोज क्या है, एक नेचुरल मोनोसेक्राइड है। और फ्रुक्टोज किसमें पाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम कैटेगरी का फल में आपका फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसके साथ साथ शहद यानी कि हनी उसमें भी पाया जाता है। इसके साथ साथ आपका जो कुछ सब्जी है उसमें भी आपका फ्रुक्टोज पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि फ्रुक्टोज का अणुसूत्र क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वो जो ग्लूकोज का वही हो जाएगा C6H12 O6 हो जाएगा। और ये नेचुरल रूप से पाई जाने वाला सबसे मीठी शर्करा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सा है। तो उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया आपसे कि शर्करा में सबसे मीठी चीनी सबसे मीठी कौन सा है, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या लैक्टोज। तो जो फ्रुक्टोज है ये सबसे ज्यादा मीठा है। कौन सा आपका, फ्रुक्टोज। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, फ्रुक्टोज जो है आपका सबसे मीठी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा। जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं तो कड़वाहट जब लगता है तो जीभ का कौन सा पार्ट सेंसिटिव होता है कड़वाहट के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जीभ का कौन सा पार्ट किस चीज के लिए सेंसिटिव है। तो अगर हम लोग कड़वाहट के लिए बात करें तो अपना जीभ का जो पीछे भाग है उसमें हम लोगों का कड़वाहट का स्वाद हम लोग प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से जो जीभ का आगे वाला भाग है, जीभ का ये आगे वाला भाग है अग्रछोर जो है, ये क्या है, मीठा के लिए। किसके लिए, मीठा। इसका डायग्राम बना दे रहे हैं, ये मीठा हो जाएगा। और एकदम पीछे का जो भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पर एक कड़वाहट, ये क्या हो जाएगा आपका, कड़वाहट वाला पार्ट हो जाएगा। जो आपका ये साइड वाला है, साइड वाला खट्टा के लिए, साइड वाला किसके लिए, खट्टा। तो साइड वाला आपका खट्टा के लिए होगा जीभ का। जीभ का जो साइड पार्ट है वो खट्टा के लिए संवेदनशील है, आगे वाला पार्ट मीठा के लिए है, पीछा वाला भाग आपका कड़वाहट के लिए। तो ये इस टाइप के जो चीजें हैं, इस टाइप के चीजें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि साइंस का सिलेबस आप देखेंगे वो साफ साफ लिखा हुआ कि जो डेली लाइफ का साइंस है वहीं से आपका पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि मटर पौधा, मटर एक पौधा हम लोग जानते हैं, तो मटर किस कैटेगरी का पौधा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मटर जो है ये आपका साग है। क्या आपका साग के कैटेगरी में आ जाएगा है। और ये किस प्रकार का पौधा है, तो द्विबीजपत्री। कैसा है, द्विबीजपत्री। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि मटर द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री है। तो मटर जो है ये आपका द्विबीजपत्री कैटेगरी में आएगा। साथ ही साथ मटर रबी फसल है कि खरीफ फसल है, तो मटर जो है आपका एक रबी फसल है। कौन सा फसल है, रबी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि मटर किस प्रकार का फसल है आपका। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि फलियां जो है वो अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है जिसके कारण फलियां को अत्यधिक पौष्टिक माना गया है। तो फलियां में प्रोटीन पाए जाने के कारण फलियां को क्या माना गया, अत्यधिक पौष्टिक माना गया। अब फलियां में क्या क्या आ जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फलियां में क्या क्या आ जाएगा, जैसे मटर हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, जितने भी प्रकार के दाल के कैटेगरी है वो आपका किस में आ जाएगा, फलिया के कैटेगरी में आ जाएगा। मूंगफली आ जाएगा, इसमें सोयाबीन भी आ जाएगा, सोयाबीन भी आपका फलिया के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये सारे जितने भी चीज है, जितने भी प्रोडक्ट है, इन सारे चीजों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसी के कारण इसको पौष्टिक माना गया, अत्यधिक पौष्टिक माना गया। और साथ ही साथ ये जैसे मटर का जड़ हो गया, अरहर का जड़ हो गया, इन सारे के जड़ों में, जड़ों की जो ग्रंथि होती है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। तो कौन सा हार्मोन रिलीज, थायरोक्सिन जो रिलीज होती है उसके लिए थायरोक्सिन रिलीज होने से पहले उसको उत्तेजित करना होता है। तो उसको उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है, तो उसको करता है टीएसएच। कौन करता है, टीएसएच हार्मोन से उत्तेजित होकर ही थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। और टीएसएच का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए कि टीएसएच का फुल फॉर्म क्या है, तो टीएसएच का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि वो हार्मोन जो थायराइड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है।
और अगर टीएसएच रिलीज नहीं होगा तो फिर थायरोक्सिन हार्मोन भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि बिना उत्तेजित किए वो हार्मोन आपका रिलीज होता नहीं है। तो टीएसएच का फुल फॉर्म याद रखिएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और ये टीएसएच जब स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्रंथि को, तब आपका थायराइड ग्लैंड से आपका क्या रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन आपका रिलीज होता है। और पूछा जाए कि ये जो टीएसएच है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण आपका पीयूष ग्रंथि में होता है। किसमें होता है, पीयूष ग्रंथि। इंडोक्राइन ग्लैंड से लेकर के क्लास आपका मिल जाएगा आपका चैनल में, वहां पर आप देख लीजिएगा। डिटेल में बताया गया है कि अंतस्रावी ग्रंथि किस प्रकार से फंक्शन करता है, कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड से। पूछा जा रहा है आपसे कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो ये आप सभी को पता होगा कि आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि की खराबी स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आयोडीन हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम लोग किस कैटेगरी का उपभोक्ता बन जाते हैं। जब हम लोग बकरी या भेड़ का, तो उस टाइम हम लोग क्या बन जाते हैं। अगर हम लोग बात करें द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक या प्राथमिक, तो बकरी या भेड़ खा रहे हैं तो हम लोग द्वितीय उपभोक्ता बन जाएंगे। कौन सा बन जाएंगे, द्वितीय। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो इंसान होता है, मानव, मानव किस कैटेगरी में आएगा, तो मानव जो आ जाएगा सर्वहारी की कैटेगरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सर्वहारी। हम लोग मांस भी भक्षण करते हैं और पेड़ पौधे का भी भक्षण करते हैं, तो मानव सर्वहारी में गिना जाता है। जो मांसाहारी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ मांस की सेवन करता है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया, तो मांसाहारी को द्वितीयक, सेकेंडरी कैटेगरी में रखा गया। किस में रखा गया है, तो द्वितीयक। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम लोग किस कैटेगरी के उपभोक्ता है, तो सेकेंडरी, द्वितीय को उपभोक्ता कहलाएंगे हम लोग। तो जो शाकाहारी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे के पर ही आश्रित होते हैं, ये लोग क्या होती है, प्राइमरी होती है, प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा, प्राथमिक। या हम लोग उत्पादक की बात नहीं करें, उपभोक्ता की बात करें। उत्पादक जो जनरेट करता है, उपभोक्ता जो उत्पादक द्वारा जनरेट किए हुए एनर्जी का शोषण करता है। अगर हम लोग बात करें कि प्राथमिक उत्पादक कौन सा है, मेन, तो प्राथमिक उत्पादक क्या है आपका, क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग सभी को पता होगा। प्राथमिक उत्पादक क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा। कौन सा हो जाएगा, पौधे। तो पौधे प्राथमिक उत्पादक की कैटेगरी में आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। और अब आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 से, यहाँ आपका फिजिक्स से स्टार्ट हो जाएगा। तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है। तो एंगस्ट्रम जो है आपका किसकी इकाई हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य का, वेवलेंथ। वेवलेंथ की इकाई क्या है, एंगस्ट्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही टफ पूछा नहीं जाता, बट अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस टाइम आपके लिए वो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्या, एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट के बाद सबसे पहला काम होगा आपका क्या, उससे जुड़ा हुआ आपका एमसीक्यू आपको डील कर लेना है। तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ की इकाई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक एंगस्ट्रम का वैल्यू कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। इस डाटा को भी याद रखिएगा कि एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होती है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, समय की, गति की, दूरी की, या प्रकाश की तीव्रता की। तो यहाँ पर सबको ही क्या, मैक्सिमम लोग हड़बड़ी में क्या कर देते हैं कि प्रकाश की तीव्रता मार देते हैं। क्या मार देते हैं, प्रकाश की तीव्रता नहीं, दूरी। दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष है। डिस्टेंस की इकाई है क्या, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इस डाटा को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होती है, तो 9.46 इंटू 10⁵ मीटर के बराबर होती है एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अगर आपसे इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो डेफिनेशन क्या आ जाएगा, प्रकाश द्वारा, लाइट के द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, कोई लाइट है एक साल में जितना दूरी तय करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक साल में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसी को हम लोग लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो भी आपका डाउट होगा। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो उस टॉपिक पर आपका वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से बैचेस वगैरह का एक्सेस आपको मिल जाएगा।
और टेलीग्राम चैनल पर भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, जिसका वीडियो वगैरह नहीं बना पाते हैं, तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? हर्ट्ज। हर्ट्ज का साइन क्या है? HZ, हर्ट्ज। तो आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति का जो ऐसा यूनिट क्या है आपका? हर्ट्ज है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य मनुष्य का कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक ध्वनि को सुन सकता है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन का जो सुनने का रेंज होता है वो क्या होता है? नॉर्मल ह्यूमन। तो नॉर्मल ह्यूमन का हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति वाले ध्वनि को, साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे है तो भी हम लोग सुन नहीं पाएंगे, और 20 हर्ट्ज से बाहर का है तो भी हम लोग सुन नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। अब कोई परमाणु है और उसका जो बीच वाला, उसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर है, वो क्या रहता है? वो कौन सा आवेश रहता है? उसमें पॉजिटिव रहता है। और सेंटर के चारों ओर क्या होता है? ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट में क्या घूमता है? आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। तो केंद्र का जो धनावेशित पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक या न्यूक्लियस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तक आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और आप इन सब का आंसर आप कर भी पा रहे होंगे। तो इसी टाइप से डेली बेसिस पर जब आप सेशन को अटेंड करते हैं तो आपको फायदा ये होता है कि आपको काफी नए नए जानकारी मिलता है, और आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक ठोस का सीधे गैस में, यानी कोई पदार्थ है जो किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो सीधा कन्वर्ट हो जा रहा है आपका गैसियस स्टेट में। किस में हो जा रहा है? गैस बन जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। तो इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है आपका? कोई पदार्थ है जो सॉलिड स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट से सीधा वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस परिक्रम को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि वो ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर वाला पॉइंट जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस एक साथ रह सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यानी इस पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें कोई एग्जांपल का, तो इस पॉइंट पर जो पानी का स्टेट है, पानी का जो गैसियस स्टेट है, तो वो क्या? वेपर हो जाएगा। पानी का जो लिक्विड स्टेट है वो क्या हो जाएगा? जो द्रव है। और पानी का ठोस अवस्था क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। तीनों क्या है? एक ही स्टेज में पाया जाता है। तो इसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए यूज किया जाता है। तो जी मतलब होता है जनरेशन। जी मतलब क्या होता है? जनरेशन। जैसे अभी 5G चल रहा है तो 5th जनरेशन, फिर 6G आएगा तो वो हो जाएगा क्या? आपका 6th जनरेशन हो जाएगा, यानी कि ये पीढ़ी को दर्शाता है। 17 आपसे पूछा जा रहा है कि रडार का आविष्कारक कौन है। उससे पहले आपको पता होनी चाहिए कि रडार का फुल फॉर्म क्या है। तो रडार का फुल फॉर्म, तो रडार का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो रडार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? रेडियो, और ये वाला काफी बार हम इसको बता चुके हैं, जो DSSB वाला तैयारी करा रहे थे उस टाइम भी। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार का आविष्कारक किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रॉबर्ट वाटसन के द्वारा जो है रडार का आविष्कार किया गया था। 1935 में इसको पहली बार प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है गॉड पार्टिकल क्या है। तो गॉड पार्टिकल क्या है? तो हम लोग हिग्स बोसन को ही गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। किसको? हिग्स बोसन को हम लोग गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त कब हुआ था आपको? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1930, आजादी से पहले 1930 में सीवी रमन को भौतिकी में क्या मिला था? आपका नोबेल पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ था। और भारत में सबसे पहली बार किसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि लोलक की कलाविधि, कलाविधि कितना होता है। तो लोलक का जो कालाविधि है, टाइम पीरियड है, उसका फॉर्मूला आज याद रखिएगा। टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई √L/G। इससे इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आप देखेंगे कि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो
जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर मास कहीं दिख रहा है आपको, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, लंबाई के ऊपर। तो हाँ, ये लंबाई के ऊपर आपका निर्भर करती है। तो किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर। यहाँ पर आप सारी चीजों को लिख लेंगे कि पाई तो पाई, जी क्या है? स्थिरांक है, और एल जो है क्या है? आपका लोलक की लंबाई है। तो एल क्या है आपका? यहाँ पर लोलक की लंबाई है। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाले टाइम में किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, खास करके JFWC वाला एग्जाम में, और कहीं भी कोई दूसरा एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और वहाँ अगर साइंस पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में डाल दिया जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और बैच एक्सेस करने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और वहाँ से आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो JFWC का सिलेबस के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि किस प्रकार का सिलेबस इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आप सभी को एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। और हम प्लान कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले लगभग लगभग साइंस का, जनरल साइंस का लगभग लगभग 1000 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिया जाएगा, सो दैट आप लोग उन 1000 क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करें एग्जाम से पहले, और एग्जाम आपका बहुत ही बढ़िया निकले। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है आज कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि आप समुद्र में है, महासागर में है, समुद्र में है, और वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका डूबा हुआ है, सिंकिंग ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। अब उस ऑब्जेक्ट को आप कैसे पता लगाएंगे? उस ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सोनार। किस नाम से जानते हैं? सोनार। कभी कभी एग्जाम में जो है आपका सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। तो सोनार का जो फुल फॉर्म है वो है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। और महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम लोग सोनार इंस्ट्रूमेंट डिवाइस का यूज करते हैं। सिग्नल भेजता है, फिर यहाँ से आपका सिग्नल रिटर्न आता है, जिससे हम लोगों को पता चल जाती है कि नीचे क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आई थिंक क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका मैच नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? वायु की चाल मापते हैं। अब ये सही है या नहीं है, यही चीज आपको डिसाइड करना है। सेकंड है अमीटर। एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। डी में है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम लोग हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं। बट अगर हम लोग देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जहां पर है टेक्योमीटर, जहां लिखा हुआ आपका प्रेशर डिफरेंस, जो कि आपका गलत है। टेक्योमीटर से क्या करते हैं हम लोग? कोई भी ऑब्जेक्ट का हॉरिजेंटल वर्टिकल में उसका हम लोग क्या माप सकते हैं? उसका डिस्टेंस को हम लोग माप सकते हैं, हॉरिजेंटली या वर्टिकली। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी हम लोग एनीमोमीटर से वायु की स्पीड को मापते हैं। एमीटर से हम लोग सभी जानते हैं विद्युत धारा को मापते हैं। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? विद्युत धारा का ऐसा यूनिट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पायरोमीटर से हम लोग हाई टेम्परेचर को मापते हैं। बॉयलर, जो बॉयलर होती है, जैसा हम लोग क्या क्या जानते हैं कि स्टीम पावर प्लांट जो होती है, स्टीम पावर प्लांट जिसके थ्रू हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, स्टीम पावर प्लांट। तो स्टीम पावर प्लांट में आपका बॉयलर का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? बॉयलर। बॉयलर में आपका पानी पूरा का पूरा गर्म होता है, पूरा खोलता है पानी। अब उसके अंदर का टेम्परेचर अगर आपको मापना है, तो वहां हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? क्या हम लोग थर्मोमीटर यूज करेंगे? नहीं, थर्मोमीटर खुद पिघल जाएगा। तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने में। और यहाँ पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सुमेलित नहीं है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले अगर आप झारखंड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स एंड टेस्ट सीरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपका जेटेट का बैच चल रहा है, साथ ही साथ JFWC का भी बैच लॉन्च कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द JSSC सिलेबस। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी आपसे नहीं पूछा गया, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नीचे ऑप्शन देखते हैं और ऊपर वाला पढ़ते ही नहीं है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? सुमेलित है। और तुरंत हम लोग वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं।
जो कि सही है, आप ऑप्शन नंबर ए मार के आ जाएंगे। आपका जाना हुआ क्वेश्चन भी वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपसे। तो इसी टाइप से एग्जामिनर आपका दिमाग से खेलता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके अंदर प्रेशर रहता है, तो उस टाइम बहुत सारी चीजें मिस होता है। और उस मिस्टेक से आपको बचने के लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, उतना ज्यादा आप एग्जाम हॉल में मिस्टेक कम करेंगे। यानी प्रैक्टिस अगर ज्यादा होगा तो एग्जाम हॉल में जो मिस्टेक है वो मिस्टेक क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ प्रैक्टिस कर लिए, यहाँ आपको बता दिया कि सुमेलित नहीं है, ज्यादातर पूछा जाता है। तो ध्यान से आप पूछिएगा कि क्या क्वेश्चन में आपको क्या ऑर्डर दिया गया, आपको ऑर्डर क्या दिया गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पॉइंट करना है। तो वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज डिफरेंस यानी कि विभव का अंतर को मापते हैं, ये सही है आपका। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं, ये भी आपका सही है। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है आपके पास पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, इलेक्ट्रो ईएमएफ को जो मापते हैं, विद्युत वाहक बल ईएमएफ को हम लोग किससे मापते हैं, पोटेंशियोमीटर से। बट ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे तो यहाँ बोला जा रहा गैल्वेनोमीटर से हम लोग विद्युत प्रतिरोध हम लोग गैल्वेनोमीटर से नहीं मापते। गैल्वेनोमीटर से हम लोग बहुत ही कम वोल्टेज डिफरेंस को मापते हैं, यानी कम आपका विभव को, कम विभव आपको मापना है, बहुत ही कम विभव को आपको मेजर करना है, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है आपसे कि झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो सीबीआई होती है और जो एनआईए होती है या पुलिस डिपार्टमेंट होती है, ये लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसको पता लगाने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है। आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि किसी व्यक्ति से अगर सच उगलवाना हो और बहुत कुछ करने के बाद भी वो सच नहीं उगल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन बच जाता है एक टेस्ट कराना होता है, जिसे हम लोग पॉलीग्राफ टेस्ट के नाम से जानते हैं। और पॉलीग्राफ टेस्ट ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके लिए आपका कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है, हायर अथॉरिटी से ऑर्डर लेना होता है, तो ही आप किसी व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकते हैं। तो झूठ का पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। अभी न्यूज में है, आप जानते ही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि राशि आपका दो प्रकार का होता है, एक सदिश होता है और एक होता है आपका अदिश होता है। तो सदिश राशि में क्या होता है, सदिश राशि में आपका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, परिमाण मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो जिस राशि में आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, आपका परिमाण रहेगा, बट उसका कोई दिशा नहीं रहेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशि। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो विस्थापन में क्या होती है, आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पाई जाती है। तो विस्थापन तो आपका सदिश राशि है। आप बेग में भी आपका दोनों पाया जाता है, बल में भी दोनों पाया जाता है, कि फोर्स इक्वल टू क्या होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन। और आपका दिशा को हम लोग को बताना होता है, तो हम लोग इस टाइप से लगाते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या पता चलती है आपको कि जो फोर्स है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कोई की दिशा होती है, हम लोग क्या बोलते हैं 5 kg वॉल्यूम है उसका। तो वॉल्यूम में कोई दिशा आपका नहीं होता, तो वॉल्यूम में कोई दिशा आपका केजी नहीं होगा, सॉरी। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, परिमाण होती है। जैसे वॉल्यूम में हम लोग बोलते हैं कि 30 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है आपका, 30 मीटर क्यूब हम लोग वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम में क्या नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। यानी कि ये क्या आपका एक अदिश राशि है। वॉल्यूम कैसा राशि है आपका, वॉल्यूम आपका यहाँ अदिश राशि है। क्या हो जाएगा, अदिश राशि। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा अदिश राशि। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने को क्या कारण है। जब हम लोग दूध को मथते हैं तो उस टाइम क्या होती है, दूध से आपका जो क्रीम है वो अलग हो जाती है, क्रीम अलग हो जाती है। तो इस प्रोसेस, ये जो दूध से क्रीम अलग हो जा रही है, इसके पीछे का कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यह ससंजक बल लिखा हुआ। ससंजक बल क्या होती है, जब दो समान अणुओं के बीच बल लगती है तो उसे हम लोग ससंजक बल कहते हैं। जैसे ये ए अणु है और ये भी आपका ए पार्टिकल है, दोनों के बीच अगर बल लग रही है तो उसे हम लोग ससंजक बल के नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण हम लोग बल जानती है कि पृथ्वी के कारण आपका क्या लगती है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। बट ये अपकेंद्रीय बल जो है, अपकेंद्रीय बल के कारण ही आपका क्या होती है, दूध से क्रीम हट जाती है। और ये अपकेंद्रीय बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। किसके विपरीत है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि अपकेंद्रीय बल किसके विपरीत होता है, अपकेंद्रीय बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा सो दैट मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच पहुंचे, और एक मोटिवेशन भी बना रहे हैं डेली बेसिस पर वीडियो बनाने को लेकर के। और साथ ही साथ एग्जामिनर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप ग्रुप के साथ कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का भार क्या होती है, भार होता है। फिर स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, जो कि गलत स्टेटमेंट है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ध्रुवों पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, ध्रुवों पर, तो आपका वजन, आपका जो भार है वो चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्टेटमेंट गलत है। विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवों पर जो है मानव शरीर का भार क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर का जो वेट होता है, भार यानी कि वेट जो होती है आपका मैक्सिमम कहाँ होती है, पोल, जो ध्रुव पर आप जाएंगे तो पोल में आपका मैक्सिमम वेट होगा। ये हो गया आपका पृथ्वी, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल, और यहाँ पर आपका साउथ पोल। ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और ये वाला जो जा रहा है इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, ये हो गया आपका इक्वेटर। क्या हो गया, इक्वेटर। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया। और साथ ही साथ आपको बता दें और एक इन्फॉर्मेशन, जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर के आसपास जो है ना आपका, इक्वेटर के आसपास कौन सा वन ज्यादा पाया जाता है, सदाबहार वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सारा चीजें है जो कि आपके ज्योग्राफी का पार्ट है। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हुआ साइंस सेक्शन में कि मानव शरीर का भार सबसे ज्यादा कहां पर होती है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा आपका भार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। आप लिफ्ट में चढ़े होंगे तो लिफ्ट क्या करती है, आपको ऊपर या नीचे लेके जाती है। या तो लिफ्ट ऊपर जाएगी या तो लिफ्ट आपका नीचे जाएगी। कब आपका भार अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, या समान वेग में जा रही हो। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जब लिफ्ट आपका त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगी तब आप भार जो है आप ज्यादा महसूस करेंगे। क्या करेंगे, भार ज्यादा महसूस करेंगे। क्यों, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका W इक्वल टू हो जाएगा, भार आपको ऊपर जाने पर ज्यादा महसूस होता है, mg प्लस है आई थिंक, ठीक है। तो लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाता है तब आपका भार क्या होती है, अधिक आपका मालूम पड़ता है। यहाँ आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि लोलक का कालावधि, टाइम पीरियड क्या होती है। तो लोलक जो होती है, जो यहाँ लोलक का टाइम पीरियड के जो फॉर्मूला होती है वहां पर आप देखेंगे तो वो किस पर निर्भर करता है, वो आपका क्या, लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, लंबाई। तो यहाँ पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो आपका लंबाई, लेंथ पर निर्भर करती है। तो लोलक का जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंडेबल होगा, आपका लंबाई पर आपका डिपेंडेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। यह सर आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिर हम लोग बायोलॉजी का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो लाफिंग गैस के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। इस गैस को सूंघा देने के बाद व्यक्ति हंसने लगता है, चाहे परिस्थिति किसी भी प्रकार का हो। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका कौन सा गैस है, लाफिंग गैस है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और ये आपको पता भी होगा। बट ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं स्ट्रेंजर गैस। तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, जेनॉन को जानते हैं। किसे जानते हैं, जेनॉन। तो जेनॉन जो है आपका स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाफिंग गैस अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सभी को पता चल गया इसका आंसर क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। मैक्सिमम लोगों को ये पता रहती है, बट स्ट्रेंजर गैस का कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को पता होती है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि वायुयान के टायरों में, जो एरोप्लेन होती है उसकी टायर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एरोप्लेन के टायर में आपका नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग आपका एरोप्लेन के टायर में किया जाता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और पेड़ पौधे अपने भोजन कौन सा प्रोसेस से बनाते हैं, तो फोटोसाइंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण विधि से पौधे अपने भोजन बनाते हैं। और हम लोग भी क्या, किस पर डिपेंडेबल है, पौधे पर ही डिपेंडेबल है एनर्जी के लिए। बट कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होती है, कीटभक्षी होते हैं। यानी कि वो जैसे आपका घटपर्णी, कौन सा पौधा है आपका, घटपर्णी। तो घटपर्णी एक आपका कीटभक्षी पौधा है। कौन सा पौधा है, कीटभक्षी। तो आखिर क्या कारण है कि ये सारे पौधे आपका कीट का भक्षण करते हैं। ऐसा नहीं कि इसका मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण होता है, बट कीट भक्षण करने के पीछे दूसरा कारण है।
ये जितने भी पौधे हैं जो कीट का भक्षण करते हैं, ये वैसा मृदा में उगता है जहां पर आपका नाइट्रोजन की कमी रहती है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो लोग कीट पतंग को खाते हैं, क्योंकि कीट वगैरह में क्या होती है, नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसके कारण घटपर्णी क्या करते हैं, आपका कीट की भक्षण करती है। तो ये आपको क्लियर हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगती है उसमें किस एलिमेंट या किस पदार्थ की कमी रहती है, तो उसमें आपका नाइट्रोजन की कमी पाया जाता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हम लोग सभी हरगोविंद खुराना से परिचित है, और उनको सम्मानित किया गया किस चीज के आविष्कार के लिए? आपका प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसके संश्लेषण के लिए? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? जंपिंग जीन, ये हो गया आपका जंपिंग जीन। क्या देखा गया है कि जो क्रोमोजोम होते हैं, क्या होती है आपका जो क्रोमोजोम होती है, तो क्रोमोजोम में आपका जो क्वालिटीज होती है, क्रोमोजोम में क्या होती है, आपका स्टोर रहती है आपका वंश का इंफॉर्मेशन। अब देखा गया क्या कि कुछ क्रोमोजोम में ऐसे कुछ पार्टिकल्स पाया गया जो क्या करती है, क्रोमोजोम में कुछ ऐसे जीन पाया गया, सॉरी पार्टिकल्स नहीं, जीन क्या पाया गया, आपका कुछ जीन पाया गया जो क्या कर सकता है, अपने क्वालिटी को चेंज कर सकता है। यानी मान लेते हैं कि उसका क्वालिटी है कि वो आपका उस जीन से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उसका आंख जो होगा आपका काला पैदा होगा। बट उस जीन में क्वालिटी ऐसा है कि वो अपने क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, यानी उस क्वालिटी को चेंज करके वो दूसरे क्वालिटी में चेंज हो गए। तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जंपिंग जीन के नाम से जाना जाते हैं, जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं। और इसको सबसे पहली बार देखा गया किसमें, आपका मक्का के पौधे में। किसमें? मक्का के पौधे में। जब कौन आपका प्रैक्टिकल कर रहे थे, कौन कर रहे थे, आपका बारबरा मैक्लीटॉक। तो बारबरा मैक्लीटॉक जब मक्का के पौधे पर प्रयोग कर रहे थे, तब उनको दिखाई दिया कि इसमें जीन क्या करते हैं, जंप करते हैं, जिससे क्वालिटी में थोड़ा चेंज आता है। और जीन जीन के जंपिंग के वजह से मक्का में क्या गुण आ जाएगा, मक्का के ऊपर थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट धब्बा हो जाता था। तो वही पता करना था कि मक्का के ऊपर व्हाइट व्हाइट धब्बा क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जीन का जंपिंग होता है वहां पर। और जीन कहाँ पर पाया जाता है, आपका क्रोमोजोम में आपका जीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या होती है? तो राइबोसोम्स जनरली आरएनए होते हैं। क्या होती है आपका? आरएनए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, पूछा जाता है आपसे कभी कभी। उसी प्रकार से डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर होता है आपका? डीएनए में आपका हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर। जैसे ये डीएनए का आप देखे होंगे इस टाइप का, ये क्या है? हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है डीएनए में, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा खोज किया गया कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष जीन संगठन में क्या होती है? तो एक होती है आपका मेल, दूसरा होता है आपका फीमेल। पुरुष में जो जीन की संगठन होती है वो होती है आपका एक्स वाई। कौन सा जीन पाया जाता है? एक्स वाई। फीमेल में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एक्स एक्स। ये हो गया मेल और ये हो गया आपका फीमेल। तो ये एक्स वाई का मतलब है कि पुरुष ही क्या डिसाइड करते हैं कि जो संतति पैदा होगी वो लड़का होगा या लड़की होगा। जबकि जो जनरल व्यू है, एक जो माहौल है कि लड़का या लड़की पैदा होगा, इसके लिए कौन दायी है? माँ दायी है। ऐसा नहीं है, इसके लिए कौन दायी है? पिता दायी है। पिता का जीन क्या है उसी पर डिपेंड करेगा कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, निषेचन होती है, तो अगर पिता का एक्स गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से आपका मैच होती है, तो यहाँ पर क्या बना? एक्स एक्स। क्या बन गया आपका? फीमेल होगा। क्या हुआ आपका? लड़की हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? लड़की होगा, गर्ल्स होगी। और अगर मेल का वाई गुणसूत्र अगर फीमेल का एक्स गुणसूत्र के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? एक्स वाई, यानी कि क्या बन जाएगा आपका? लड़का बनेगा। तो यह बेबी जो होगा आपका बॉय होगा या गर्ल होगा, ये डिसाइड कौन करता है? मेल। कौन डिसाइड करता है? मेल के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है साइंस के अकॉर्डिंग, और यही सत्य है। और समाज के अकॉर्डिंग क्या है कि फीमेल डिसाइड करता है, जो कि आपका गलत है। और इसके कारण बहुत सारे हत्याएं हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो घर में ही होते हैं, ऑनर किलिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, कि वहां पर फीमेल का माँ का जो है लड़का नहीं हो रहा, लड़की हो रहा, तो क्या कर देता? हत्या कर दिया जाता है। और अगर बार बार लड़की पैदा हो रहा तो लड़की को मार दिया जाता है। ये समाज की मानसिकता है। कैसा मानसिकता है? विकृत मानसिकता है।
ऐसा नहीं है। समाज को जागरूक करना है। जागरूक कौन करेगा? आप कीजिएगा। आपको आज पता चला, आप अपने समाज में जाके बोलेंगे कि ऐसा ऐसा होता है, तभी लड़का होता है, तभी लड़की होता है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा होता है। उन लोगों को जो सिखाया गया वो लोग बताता है। बट अब आपका जिम्मेदारी है कि एक साइंस में आपका एडवांस हुए, आपको इतना जानकारी मिला, तो आप इस जानकारी को और आगे में क्या करेंगे, आप इंफॉर्मेशन को पास करेंगे, अपने दोस्तों के बीच पास करेंगे, सो दैट आपका दोस्त बताएंगे सभी को कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ये सारे काम आपको करना है, कोई और नहीं करेगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होता है? बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होती है। बायो फर्टिलाइजर क्या है? एक होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर जो हम लोग लैब में बनाते हैं, फिर हम लोग इसको यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, सो दैट प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और बायो फर्टिलाइजर क्या होती है? जो आपका अपना पर्यावरण में ही वो उगता है और फिर उसी और फर्टिलाइजर के रूप में काम करती है। तो राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, ये तीनों आपका किसके रूप में उपयोग होता है? बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होती है। और बायो फर्टिलाइजर का कोई भी डिसएडवांटेज यानी कि हानि नहीं है। बट अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो इसका बहुत सारा हानि हम लोगों को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग कवक के कारण होती है? कवक के कारण कौन सा रोग होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पोलियो, तो पोलियो तो हम लोग जानते हैं कि वायरस के कारण होती है। पोलियो किसके कारण होती है? वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। आपका हैजा क्या है? हैजा आपका क्या, जीवाणु से फैलने वाली एक बीमारी है। बट जो त्वचा का प्रदाह है ये आपका किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, कोलेस्ट्रॉल क्या है? पर्णहरित का प्रकार है, कोलोफॉर्म का एक यौगिक है, या जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है आपका? कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग सेशन के नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको 3-4 दिन में देखने को मिलेगा कि अब सेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक दिन में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यूट्यूब में भी 3-4 सेशन चला जाए और एप्लीकेशन में भी 4-5 सेशन चला जाए, यानी पूरा का पूरा सिस्टम को एक फ्लो में लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और 1-2 दिन में आपकी देखने को मिलेगा कि अब सिस्टम फ्लो में आ गया है। अब क्या हो रहा है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेशन, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट भी आया कि आप लोग सेशन कम लेते हैं। ये सही बात है, सेशन हम लोगों का कम जाता है यूट्यूब में, बट आपका यूट्यूब में भी अब सेशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल साइंस से। अगर आप अपना JFWC का सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि टोटल 20 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा जनरल साइंस से। और साइंस का जो सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो लेवल रहेगा वो क्लास 10 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा साइंस सेक्शन के अंतर्गत। 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपका साइंस सेक्शन में आपका 60 मार्क्स है, तो काफ़ी बड़ा वेटेज है। अगर हम लोग जनरल साइंस की वेटेज देखें झारखंड फील्ड वर्कर वाला एग्जाम में, क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा में, तो आपको बहुत ही सीरियसली लेना है साइंस को। आप साइंस को स्किप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ का वेटेज काफ़ी कम है, बट साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप साइंस को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, साइंस को तैयार कर लेते हैं, तो आप बाकी बच्चों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो चलिए हम लोग MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और इसके साथ ही एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में ये बैच आपका लॉन्च कर दिया गया है। आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपका बैच के रिलेटेड वीडियो, टेस्ट सीरीज और नोट्स तीनों अवेलेबल है। ये प्राइस आपको दिख रहा है, अभी इसी प्राइस में ये आपको अवेलेबल मिलेगी। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर से है, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो ये चैप्टर हर एक एग्जाम में जहाँ साइंस पूछा जाता है, इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर देखा जाता है। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इसका थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस कर लिए थे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका MCQ पार्ट को। तो MCQ में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। पहला दिया हुआ कि क्या कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है, बी में दिया हुआ कि बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, या प्रयुक्त बल पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे चीजों को, तो हम लोग क्या जानते हैं कि कार्य किसे कहते हैं। जब भी किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि उस वस्तु पर क्या हुआ, कार्य हुआ।
जैसे कि माना कि ये ऑब्जेक्ट ए है, इस पर क्या लगाए आप, फोर्स लगाए। क्या लगाएंगे हम लोग, फोर्स। फोर्स लगाने के कारण इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज होकर ये ऑब्जेक्ट इस जगह से दूसरी जगह पर आ गया, यानी कि उसमें क्या हुआ, कुछ विस्थापन हुआ। क्या हुआ, कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ, क्योंकि उसका डिस्टेंस में चेंज आया। तो कार्य किसे कहते हैं, वर्क इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हम लोग लिख सकते हैं, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, एफ इंटू डी। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी वस्तु पर कोई बल यानी कि फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने टाइम हम लोग कुछ ना कुछ एंगल में फोर्स को अप्लाई करते हैं। जैसे आपका एंगल थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो जैसे इसको यहाँ से यहाँ लाने में आप मान लेते हैं कि इस टाइप से फोर्स को लगाए थे, तो क्षैतिज के साथ ये कितना डिग्री का कोण बना रहा, मान लेते हैं कि यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा। यानी कि वर्क के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू, और एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका एफ डी इंटू कॉस थीटा, यानी कि आपका बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण बना, ये भी आपका कार्य का फॉर्मूला में आता है। तो इसी फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो वर्क इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच के कोण, तीनों क्वांटिटी यहाँ पर आपका अवेलेबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये भी चाहिए, यानी विस्थापन पर निर्भर करता है ये, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ जो बल आप लगा रहे हैं उस पर भी क्या है, ये निर्भर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए, बी और सी, ये तीनों पर क्या है आपका डिपेंडेबल है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब मान लेते हैं कि आपके एक कार में आप बैठे हुए हैं और कार क्या आगे बढ़ रही है, आप घूमने के लिए गए हैं पतरातू डैम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार आगे बढ़ रही है। अब कार जब आगे बढ़ रही है, यानी कि कार की दिशा आगे की तरफ है, और उसकी जो हवा है, हवा उसके विपरीत दिशा से हवा के क्या कर रही है, वो सामना कर रही है। तो इस केस में कार पर हवा द्वारा जो कार्य होगी, कार पर हवा द्वारा भी कुछ ना कुछ कार्य होगी, तो वो कार्य क्या होगी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब बल, ये फोर्स और ये विस्थापन, ये डी हम लोग लिखते हैं, बल ये आपका हो गया बल, और डी यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम लोग विस्थापन। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा, तो ये जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। बल और विस्थापन की दिशा अगर एक ही दिशा में है तो जो कार्य है वो आपका पॉजिटिव कार्य माना जाता है। बट अगर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो जो कार्य होती है वो आपका क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पर कार के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, कार आगे बढ़ रही है और हवा क्या इधर से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि दोनों की दिशा एक दूसरे की विपरीत है। तो यहाँ पर जो कार्य होगी वो कौन सा कार्य होगा, आपका नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ देख लिए कि पॉजिटिव कार्य कब होता है, जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा सेम है तो पॉजिटिव कार्य होता है, और दोनों की दिशा अगर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो कार्य जो होती है, वर्क जो होती है वो आपका नेगेटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा। टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग आसान से मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं, इसलिए पहले हम लोग 16 से स्टार्ट किए। पहले का क्वेश्चन सब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो ज़्यादा हार्ड है। जब तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो पहले के जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, इसलिए 16 से स्टार्ट किए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाएंगे। अब देखिए आपका एग्जाम में छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही वन लाइनर टाइप का न्यूमेरिकल है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रख करके बना सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू बल की दिशा में विस्थापन, एफ इंटू डी, बस इतना खाली आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूला से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। या क्या बोला जा रहा है कि एक लड़की जिसका वजन दिया हुआ 200 न्यूटन एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य होगा। यानी कि कोई एक वृक्ष है, उस पर क्या ये लड़की जो है उस वृक्ष पर चढ़ रही है, और ये जो लड़की है यहाँ पर, इस लड़की का जो वजन है वो कितना है, वजन है आपका 200 न्यूटन। क्या, जिसका वजन है आपका 200 न्यूटन, वजन 200 न्यूटन दिया है ना यहाँ पर, हाँ, यानी कि भार दिया डब्ल्यू, क्या दिया हुआ डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि वजन इसका यहाँ पर 200 न्यूटन है, भार वेट, इसका भार कितना है 200 न्यूटन है। ये क्लियर हो गया आपका। और क्या दिया हुआ, पहले हम लोग लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि भार जो है, जिसे हम लोग वेट के नाम से जानते हैं, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है ये बताएंगे आपको। तो वेट है यहाँ पर 200 न्यूटन। और क्या दिया हुआ है कि 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ रही है, यानी गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध में काम कर रही है। और तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ये तय किया।
तो लड़की द्वारा किया गया कार्य आपसे पूछा जा रहा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू हो जाएगा आपका जो भार है 200 न्यूटन दिया हुआ पहले से, यानी कि एक प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा फोर्स का ही वैल्यू है, एफ इंटू डी। और एफ बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि एफ बराबर होता है आपका मास इंटू एसिलेरेशन। जब गुरुत्वीय त्वरण के कारण कोई बल होता है तो हम लोग लिखते हैं एफ इक्वल टू एम जी, और ये जो भार है ये डब्ल्यू बराबर है आपका एम जी। तो यहाँ पर एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 200 न्यूटन, और डिस्टेंस है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 400। और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। कार्य का ऐसा यूनिट, वर्क का ऐसा यूनिट आप याद रखिएगा, जूल होती है, न्यूटन मीटर जूल होती है आपका। तो यहाँ पर 400 जूल आंसर हो जाएगा। तो लड़की द्वारा कितना कार्य होगा, 400 जूल का कार्य करेगी लड़की। बहुत ही आसान सा सवाल था जो आप एक लाइन से याद रख सकते हैं कि W इक्वल टू एफ इंटू डी होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। इस प्रकार से छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। जैसे और एक न्यूमेरिकल, ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। बोला जा रहा है कि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ, यानी बल यहाँ पर दे दिया गया है आपको कितना, 500 न्यूटन। सेम फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, वर्क इक्वल टू एफ बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, और वह कितना किलोमीटर की दूरी तय करती है, 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय करती है। तो कार्य की गणना कीजिए, आपको वर्क निकालना है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 15 किलोमीटर। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग वर्क, कार्य का यूनिट क्या होती है आपका, कार्य का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है, उसको हम लोग यहाँ डेरिव करके आपको बता रहे हैं कि फोर्स इंटू डी। और बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। यानी कि जब भी हम लोग कोई कार्य की गणना करेंगे तो हम लोग न्यूटन मीटर के फॉर्मेट में करेंगे। और न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। एक जूल किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आता है तो हम लोग कहते हैं कि 1 जूल कार्य हुआ। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका किलोमीटर में दिया हुआ, इसको आप मीटर में चेंज कीजिएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 15 इंटू 1000 हो जाएगा आपका, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 15,000 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 15,000 मीटर। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होती है 1000 मीटर। ये छोटी छोटी आपका जो यूनिट है, इन सारे यूनिट को आप याद रखिएगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर, ये सब। अब आप फॉर्मूला में पुट कर देंगे, W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको पहले से दिया हुआ 500 और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपका है 15,000 मीटर। आप 15 5 जा होता है 75। नंबर ऑफ जीरो आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जूल। वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। तो 75 के बाद कितना जीरो है, 1 2 5 जीरो है, तो 1 2 ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप समझ में आया आपको कि किस प्रकार से इस टाइप की न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है अगर आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। अब कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप कोई सर्कुलर मोशन में क्या कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, तो उस केस में कार्य कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट जो होता है, इनिशियल जहां से आप उसको घुमाना चालू करेंगे और सर्कुलर होने के कारण फिर से वो वहीं पर आ जाएगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब किसी चीज कोई दूरी तय करता है और उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, यानी कि जो विस्थापन होता है, वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो कार्य क्या हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो कार्य क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में आपका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही आसान लेवल पर आपको बता दिया यहाँ पर। जस्ट ए मिनट, यहाँ पर इसका कार्य आपका शून्य ही होगा। ठीक, इसका कार्य क्या हो जाएगा आपका, शून्य। वृत्ताकार पथ में हम लोग घुमा रहे हैं तो क्या कार्य शून्य हो, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ कुछ न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, और ये सारे न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। यानी कि यहाँ पर फोर्स दिया हुआ आपका कितना, 20 न्यूटन। कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस पर आप कितना बल लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। कितना का, 20 न्यूटन का बल आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। और अप्लाई करने के कारण वो कितना मीटर विस्थापित हो जाता है, वो 2 मीटर घिसक जाता है। यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है। कितना हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 2 मीटर।
देता है और 20 जूल कार्य करता है, और इस पूरा प्रक्रिया में जो कार्य होती है वो कितना होती है, 20 जूल का कार्य होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है बल और विस्थापन के बीच के कोण, यानी जो आप बल लगाए होंगे, कुछ एंगल पर आप बल लगाए होंगे, तो इन दोनों के बीच का जो थीटा है, बल और विस्थापन, इधर आपका बल लगा रहे हैं, ये आपका विस्थापन हुआ, और आप बल लगाए होंगे कुछ एंगल पर, तो ये थीटा आपसे पूछा जा रहा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वार्क इक्वल टू जो होती है एफ डी कॉस थीटा के बराबर होती है। वार्क आपका दिया हुआ 20 जूल, फोर्स दिया हुआ आपका 20 न्यूटन, डिस्टेंस मूव क्या है, डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ 2 मीटर का, इनटू कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर आपका 20 यहाँ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, 1/2। किसके बराबर आएगा, 1/2। ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। और हम लोग कॉस की चार्ट देखेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका, वो किसके बराबर होता है, 1/2 का। कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है आपका, 1/2। तो यहाँ पर आप कॉस कॉस कैंसिल करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका थीटा का वैल्यू, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बल और विस्थापन के बीच जो एंगल बनेगी वो कितना होगा आपका, 60 डिग्री का बनेगा यहाँ पर। यह आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया। कैसे किया हम लोग, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको कि फोर्स आपका 20 न्यूटन है। 20 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु कितना मीटर विस्थापित होता है, 2 मीटर विस्थापित होती है, जिसके कारण कितना कार्य होता है, 20 जूल का कार्य होता है। कितना कार्य होता है आपका, 20 जूल का कार्य होता है। आपसे पूछा गया बल और विस्थापन के बीच के कोण, तो हम लोग क्या जानते हैं कि W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, सारा वैल्यू को आप पुट कर दिए तो कॉस 60 डिग्री आया। और हम लोग जानते हैं कि कॉस 60 का वैल्यू जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। सामान जो जमीन है यहाँ पर, और वहां पर एक सामान रखा हुआ है जिसका मास यानी द्रव्यमान दिया हुआ आपका 12 केजी, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। यहाँ से उठा करके वो सिर पर रखता है, और इसमें पूरा का पूरा जो डिस्प्लेसमेंट आपका मूव होती है, कितना होती है, 1.5 मीटर का मूव होती है। अब पूछा जा रहा है आपसे कि सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब कितना कार्य वो किया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ वो आप पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग ऊपर की ओर जब हम लोग कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं, तो एफ इक्वल टू हम लोग क्या होता है, एम जी इंटू यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 1.5 का, मास यहाँ पर आपका दिया हुआ 12 केजी। कितना दिया हुआ, ये आपका मास हो गया, मास आपका 12 केजी दिया हुआ। जी का वैल्यू आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो 12 इंटू 10 इंटू 1.5, ये सारे वैल्यू को आप एज इट इज पुट कर देंगे। फिर आप यहाँ से एक पॉइंट को हटाएंगे तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा। 12 और 15 को आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका निकल जाएगा। तो 12 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 150, यानी कि 180। कितना आ जाएगा, 180 जूल कार्य होगा उसका। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, तो वो आपका सही उत्तर होगा। 180 जूल आपका एकदम बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पर आपको पकड़ इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि अगर न्यूमेरिकल हमेशा सही बनेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो पूरा का पूरा 3 नंबर आपका आ जाएगा एक ही क्वेश्चन से। और इस ये जो सेशन ले रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर से, इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है, 4000 मीटर की दूरी तय करता है, और किया गया कार्य जो है आपका 20,000 जूल है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर वर्क आपका दिया हुआ कितना, 20,000 जूल आपका कार्य दिया हुआ है, और कितना का दूरी तय करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा यहाँ पर 4000 मीटर की ये दूरी तय करती है। तो लागू किया गया, तो बल, यहाँ पर आपको बल ज्ञात करना है। तो सिंपली फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आपका वर्क दिया हुआ है कितना, 20,000 दिया हुआ है। फोर्स हम लोगों को फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिया हुआ है 4,000। तो कैंसिल करेंगे 0 0 0 0, यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 5 जा 20, तो फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना का बल लग रहा है, उस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका एक न्यूमेरिकल ही है, और अभी तक आप न्यूमेरिकल को समझने लगे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा।
तो सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। यानी वस्तु का जो मास दिया हुआ वो 1 kg दिया हुआ, मास कितना दिया हुआ आपका 1 kg मास दिया हुआ है, और इसको 10 मीटर तक ऊंचाई उठाया जाता है, 10 मीटर तक उठाया जाता है। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 10 मीटर तक इसको उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पर अभी कार्य पूछा गया, अभी इस टाइप का न्यूमेरिकल अभी आप एक बुक किए तो हम लोग सिंपली क्या पुट कर देंगे, W इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg इंटू यहाँ पर जितना डिस्टेंस जितना वो हाइट मूव किया। तो मास यहाँ पर 1 है, g का वैल्यू आपको 9.8 लेना है, और ये डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ है 10 का। तो एक पॉइंट हटाएंगे आप तो यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 98 जूल। कितना हो जाएगा आपका 98 जूल, ऑप्शन नंबर ए। यानी कार्य कितना होगा 98 जूल आपका यहाँ पर कार्य होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि एक कुली जो है जमीन से 20 kg का सामान उठाता है। जमीन से कितना kg का सामान उठाता है, वो 20 kg का। जमीन में जो सामान रखा हुआ है उसका जो मास दिया हुआ है वो मास आपका दिया हुआ 20 kg, और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। जमीन से कितना मीटर ऊपर उठाता है, ये 2 मीटर ऊपर उठाता है। तो ये हो गया आपका 2 मीटर। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। आपको पता करना है वर्क क्या हुआ। तो सिंपली यहाँ भी वही सब चीज दिया हुआ है, मास आपका 20 kg दिया हुआ है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर दिया हुआ है आपको, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो सिंपली हम लोग जो फॉर्मूला भी देखे, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 दिया हुआ आपका, मास 20, जी का वैल्यू 10 और 2, पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे आप तो 400 जूल। कितना आ जाएगा आपका 400 जूल, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा आपको पता चल गया। अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए होंगे आप। अब यहाँ बोला जा रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन का बल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 1 मीटर, बल लग रहा है कितना 1 न्यूटन। तो जब आपका बल लगेगा 1 न्यूटन जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट होगा 1 मीटर, तो उस टाइम जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, 1 जूल के बराबर होगा। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क कितना होगा 1 जूल के बराबर होगा। 1 जूल का डेफिनेशन यही होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आती है तो जो कार्य होती है वो 1 जूल के बराबर होती है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे पूछा जा रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर, कितना 10 किलोग्राम वजन का एक सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और इसका आंसर 0 होता है। कैसे होता है यहाँ बता रहे हैं आपको। यहाँ मास है कितना 10 kg, कितना है 10 kg। सूटकेस को उठाकर वो प्लेटफॉर्म पर क्या है, खड़े हैं, वो कहीं मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पर यहाँ पर मान लेते ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। अब ये जो है आपका जो एंगल बनाएगी, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच यहाँ पर जो एंगल बनती है वो थीटा इक्वल टू होता है आपका 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होती है आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस केस में आपका वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी कॉस थीटा। अब एफ डी को छोड़िए आप, सीधा कॉस थीटा से हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको। थीटा का मान आपका 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो खड़े हैं तो पूरा का पूरा थीटा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो वर्क क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि कुली जब सूटकेस को ऊपर उठाता है सिर के ऊपर तो कोई भी कार्य उस पर नहीं होता। एक मिनट जस्ट ए मिनट, यहाँ थीटा आपका 90 डिग्री नहीं होगा, सॉरी। थीटा जो है आपका 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। जब वो खड़े हैं पूरा का पूरा तो थीटा 180 डिग्री होगा कि जो बल और विस्थापन के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा टोटल। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर छूट गया, थोड़ा सा मिसमैच हो गया। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा, और कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है, नहीं ठीक था लगता है, आई थिंक हाँ ये ठीक है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपका 0 होता है, 180 डिग्री -1 हो जाता है। ठीक है, ये आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा ये। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो इसलिए जो कार्य होगी इस पर कितना होगा आपका 0 जूल आपका यहाँ पर कार्य होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। यह बोला जा रहा है कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो।
यानी कोई वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं और उस बल लगाने के बावजूद भी उसका कार्य क्या है, जीरो है। कब जीरो होगा? जब उसका विस्थापन क्या होगा, जब उसका विस्थापन आपका शून्य होगा तब उसका कार्य जीरो होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई बल लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर आप बल लगा रहे हैं, बट उसमें क्या हो रहा है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप दीवार पर धक्का मारेंगे तो दीवार पर तो आप बल लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा बल लगा रहे हैं, बट दीवार में कोई विस्थापन आ रहा, विस्थापन नहीं आ रहा। विस्थापन नहीं आ रहा है यानी कि डी इक्वल टू जीरो। तो उस केस में आपका कार्य क्या होगा, कार्य आपका क्या होगा, आपका फोर्स इंटू डी होता है। तो यहाँ कार्य आपका जीरो होगा। तो कब जीरो होगा? जब विस्थापन आपका शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके अंदर क्या क्या कार्य। बहुत ही आसान क्वेश्चन। फोर्स आपको दिया हुआ कितना, 120 न्यूटन दिया हुआ है, और उसमें कितना मीटर तक कितना मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, 2 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर। वार्क आपको निकालना है, वार्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर है आपका दिया हुआ 120, डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर, तो 12 दूनी 24, तो 240 जूल। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 240 जूल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। कार्य करने की क्षमता को क्या कहलाते हैं? तो आप एक चीज याद रखिएगा कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या होगा, शक्ति हो जाएगा आपका कार्य करने की दर, यानी जिस रेट पर कार्य हो रही है उसे हम लोग पावर कहते हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति बराबर हो जाता है आपका कार्य बाय समय, कार्य बाय समय, यानी कितना समय में हम लोग कितना कार्य किए वो होती है आपका पावर। और कार्य करने की क्षमता यानी कार्य करने की कैपेसिटी, कार्य करने की कैपेसिटी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, शून्य होगा, नियत होगा या वृद्धि होगी। तो अगर कार्य आपका पॉजिटिव होगा, कार्य अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी ऊर्जा में भी क्या होगा, आपका वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य जो है आपका धनात्मक है, यानी किसी वस्तु पर, कोई ऑब्जेक्ट पर बल लगाया गया और उससे क्या हुआ, जो कार्य हुआ, और वो जो कार्य हुआ वो कार्य आपका क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तब कब होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है। ये तब होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल, लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा। यानी कि जब वार्क जीरो होगा, किस केस में, जब थीटा कितना होगा। अभी अभी हम लोग देखें, जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि cos 90 का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। और हम लोग क्या जानते हैं, W इक्वल टू होता है एफ टी इंटू कॉस थीटा, और एफ डी कॉस 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री जीरो, तो वार्क क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। तो बल कितना कार्य कर रहा है, फोर्स कितना कार्य कर रहा है, 20 न्यूटन। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिया हुआ है आपका 4 मीटर। तो क्या गया कार्य कितना होगा, तो W इक्वल टू, अभी अभी हम लोग देखे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पर आपका 20 है, डिस्प्लेसमेंट 4 हो रही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 80 जूल। कितना हो जाएगा आपका, 80 जूल। आप यूनिट पर यहाँ ध्यान देंगे, सभी का आंसर 80 था बट यूनिट अलग अलग था। तो हड़बड़ी में हो सकता है कि आप वाट मार्क आए, पास्कल मार्क आए, न्यूटन मार्क आए, बट आंसर क्या होगा, जूल। और सही आंसर को सबसे लास्ट में रखा है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है आपसे कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो ये भी बहुत ही आसान है, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि वार्क इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg इंटू डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 1 मीटर। मास है यहाँ पर 15, जी का वैल्यू आपको 10 लेना है इंटू 1। तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 150 जूल। कितना आ जाएगा, 150 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए। वर्क, एनर्जी एंड पावर, आपका एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
कॉम्प्लेक्स, सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स सारे कॉन्सेप्ट को इसमें ऐड किया गया। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए, और कोई भी दिक्कत या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा, तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां पर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बैच को एक्सेस कर सकते हैं। बैच में अभी स्पेशल प्राइस चल रही है, इस प्राइस में आप बैच को अभी एक्सेस कर सकते हैं। बाद में हो सकता है कि इसका प्राइस जो है इंक्रीज हो जाए। इसमें हम लोग सारे टॉपिक को आपको कवर कराएंगे, और आपका टेस्ट सीरीज भी इसमें आपका अवेलेबल है, जिसमें टोटल 15 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।